नमस्कार। इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल की कुछ ऐसी नाटकीय और भव्य घटनाओं पर बात करने वाले हैं जो सचमुच किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन जैसी लगती हैं। देखिए, झीलों का मतलब सिर्फ किसी गड्ढे में पानी का जमा होना नहीं है। इनके पीछे प्रकृति की कुछ बेहद खौफनाक और शक्तिशाली ताकतें काम करती हैं जो हमारी धरती पर हमेशा के लिए अपने गहरे निशान छोड़ जाती हैं। तो चलिए फटाफट आज के हमारे इस रोड मैप पर एक नज़र डालते हैं। हम पृथ्वी की उथल-पुथल भरी फॉर्मेशन से शुरू करेंगे, फिर अलग-अलग राज्यों का मैट्रिक्स देखेंगे, कुछ रहस्यमयी क्रेटर्स की बात करेंगे, विशाल तटीय लगून्स को समझेंगे और आखिर में ऊंचाई और गहराई के कुछ हैरान कर देने वाले चरम बिंदुओं तक जाएंगे। सेक्शन 1 अर्थ्स एपिक लेक फॉर्मेशंस, यानी वो अराजक ताकतें जो हमारे ग्रह को आकार देती हैं। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं टेक्टोनिक शिफ्ट से। इमेजिन कीजिए, पृथ्वी की विशाल और भारी भरकम प्लेट्स एक दूसरे से टकरा रही हैं, अपनी जगह से खिसक रही हैं। इस भयानक टकराव से जमीन में जो बड़ी बड़ी बेसिन या गड्ढे बनते हैं, उन्हें हम विवर्तनिक या टेक्टोनिक झीलें कहते हैं। इसका एक बेहतरीन और भव्य उदाहरण है जम्मू कश्मीर की वुलर झील। मीठे पानी का ये विशाल भंडार सच में कुदरत का एक मास्टरपीस है। अब नदियों की बात करें तो वो अपना रास्ता खुद तय करती हैं। सोचिए, एक नदी है जो किसी मैदानी इलाके से बल खाते हुए बह रही है, लेकिन समय के साथ वो कटाव करके अपना रास्ता ही बदल लेती है। और पीछे क्या छूट जाता है? एक अकेला अर्धचंद्राकार हिस्सा, जिसे हम गोखुर या ऑक्सबो झील कहते हैं। बिहार की विशाल कंवर झील इसका एक बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब जरा इस भयानक दृश्य की कल्पना कीजिए। अंतरिक्ष से एक विशाल उल्कापिंड बेहद तेज रफ्तार से आ रहा है और सीधा हमारी धरती की छाती से टकराता है। बूम! इस विनाशकारी टक्कर से जो विशाल गड्ढा बनता है, उसे हम क्रेटर झील कहते हैं। यह एक ऐसी दुर्लभ घटना है जो धरती पर बहुत ही कम देखने को मिलती है। सेक्शन 2 द जियोमॉर्फोलॉजी मैट्रिक्स, यानी धरती के इन निशानों को सीधे भारत के नक्शे पर पिन करना। आइए देखते हैं। अब जो बात इस मैट्रिक्स को इतना खास बनाती है वो ये है कि ये इतनी कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफी को बहुत ही आसानी से कैटेगराइज कर देता है। देखिए, टेक्टोनिक के लिए हमारे पास है जम्मू कश्मीर की वुलर झील, क्रेटर के लिए महाराष्ट्र की लोनार, ऑक्सबो का परफेक्ट उदाहरण है बिहार की कंवर झील, ग्लेशियर के पिघलने से बनी उत्तराखंड की रूपकुंड और आर्टिफिशियल बांध का उदाहरण है हिमाचल प्रदेश की गोविंद सागर। अगर आप इन चीज़ों को समझना और याद रखना चाहते हैं तो ये मैट्रिक्स आपके लिए लिटरली एक गेम चेंजर है। सेक्शन 3 क्रेटर्स एंड फ्लोटिंग एनोमलीज। अब हम बात करेंगे भारत की कुछ सबसे रहस्यमयी और अवास्तविक भूवैज्ञानिक संरचनाओं की। अब जरा इसे सुनिए। उत्तराखंड की जमा देने वाली ऊंचाइयों के बीच मौजूद है रूपकुंड। द स्केलेटन लेक के नाम से मशहूर ये कोई आम हिमनदीय झील नहीं है। इस बर्फीली झील की गहराइयों में रहस्यमयी मानव कंकाल बिखरे पड़े हैं। जैसे ही बर्फ पिघलती है, जो दृश्य सामने आता है वो सचमुच किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है ना? एकदम डरावना। अब वापस उस अंतरिक्ष वाली टक्कर पर आते हैं जिसका हमने पहले जिक्र किया था। महाराष्ट्र के दक्कन के पठार पर मौजूद लोनार झील। ये सिर्फ एक झील नहीं है, बल्कि एक उल्कापिंड की टक्कर से जन्मा एक हाइपर रियलिस्टिक कॉस्मिक फिंगरप्रिंट है। विज्ञान और ज्योग्राफी के नजरिए से देखें तो ये एक बेहद दुर्लभ और अद्भुत विसंगति है जिस पर आज भी रिसर्च चल रही है। और अगर हम भारत के पूर्व की तरफ चलें तो हमें मणिपुर की लोकटक झील में एक बिल्कुल अलग तरह का चमत्कार देखने को मिलता है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो तैरता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस झील की सतह पर मिट्टी और वनस्पतियों के विशाल द्वीप, जिन्हें हम फुमडी कहते हैं, लगातार पानी पर तैरते रहते हैं। प्रकृति का ये इंजीनियरिंग सच में लाजवाब है। अगर हम भारत के भूगोल के एक्सट्रीम्स को समझना चाहें तो ये विरोधाभास देखिए। एक तरफ हमारे पास है जम्मू कश्मीर की वुलर झील, जो मीठे पानी की सबसे बड़ी टेक्टोनिक झील है, और ठीक दूसरी तरफ बिल्कुल अलग माहौल में है राजस्थान की सांभर झील, जो एक सूखे और बंजर इलाके में मौजूद भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। ये एकदम क्लियर करता है कि हमारी धरती की टोपोग्राफी कितनी ज्यादा डाइवर्स है। सेक्शन 4 लगून्स ऑफ द वास्ट कोस्ट। अंतर्देशीय चमत्कारों से निकलकर अब हम चलते हैं उन विशाल तटों की ओर जहां समुद्र अपनी ताकत से जमीन को आकार देता है। मुख्य समुद्र से रेत की सिर्फ एक पतली सी दीवार से अलग हुए ये तटीय जल निकाय असल में इकोसिस्टम के जायंट्स हैं। इनमें सबसे पहले आती है ओडिशा की चिल्का झील, जो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लगून है और अनगिनत पक्षियों का घर है।
फिर है केरल की वेम्बनाड झील, भारत की सबसे लंबी झील जो वहां के मशहूर बैकवाटर्स की पहचान है। और उसके बाद है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच बंटी हुई पुलिकट झील। ये सभी सिर्फ पानी के भंडार नहीं हैं, बल्कि जीवन से भरे बेहद अहम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। सेक्शन 5 द एलिवेशन स्पेक्ट्रम। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर समुद्र तल के नीचे तक की दुनिया। 5148 मीटर। जी हां, इतनी भयानक ऊंचाई पर सिक्किम में मौजूद है गुरु डोंगमार झील। इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम हो जाती है और तापमान हड्डियों को कंपा देने वाला होता है। ये इसे हमारी पृथ्वी के सबसे ऊंचे और एक्सट्रीम जल निकायों में से एक बनाता है। अब जरा इन जमी हुई चोटियों से सीधे साउथ के ट्रॉपिकल मौसम में आते हैं। एक तरफ जहां चिल्का जैसे लगून बिल्कुल समुद्र तल यानी 0 मीटर पर मौजूद हैं, वहीं केरल का कुट्टनाड क्षेत्र सचमुच -2 मीटर पर बसा है। मतलब ये समुद्र की सतह से भी नीचे है। इसी वजह से यहाँ की अंडर वाटर या बिलो सी लेवल खेती पूरी दुनिया में एक अनोखी मिसाल मानी जाती है। तो जैसे नदियां केवल बहता हुआ पानी नहीं है, आज हम भारत की जीवन रेखाओं, शक्तिशाली हिमालयी और प्राचीन प्रायद्वीपीय नदी प्रणालियों के उस महाकाव्य जैसे टकराव को समझेंगे जिसने हमारे इतिहास और भूगोल की नींव रखी है। चलिए शुरू करते हैं। ये विचार सच में बहुत गहरा है। हम यहाँ सिर्फ जल स्रोतों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक पूरी सभ्यता की धड़कती हुई धमनियों की। इनका बहाव खेतों को सींचता है, विशाल उद्योगों को ऊर्जा देता है और सदियों से हमारे इतिहास को दिशा देता आ रहा है। बिना किसी शक के ये सच्चे अर्थों में इस राष्ट्र की जीवन रेखाएं हैं। तो आज के इस विश्लेषण का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम इन विशाल जल प्रणालियों का आधार समझेंगे, फिर हम शक्तिशाली हिमालयी नदियों की ओर बढ़ेंगे, उसके बाद प्राचीन प्रायद्वीपीय नदियों का रुख करेंगे और अंत में इन दोनों विशाल ताकतों को आमने सामने रखकर देखेंगे। चलिए पहले ऐसे से शुरुआत करते हैं। भारत का पूरा भूगोल मुख्य रूप से 2 बहुत ही अलग और महाकाय नदी प्रणालियों में बटा हुआ है। ये एक ऐसा प्राकृतिक विभाजन है जो पूरे देश की जीवन शैली तय करता है। अब रुख करते हैं सुदूर उत्तर का। यहाँ हमारी मुलाकात होती है हमारे पहले दिग्गज से, हिमालय की वो विशाल नदियाँ जो ऊंचे पहाड़ों और ग्लेशियर से जन्म लेती हैं। ये वो सदाबहार जलधाराएं हैं जिनका प्रवाह साल भर निरंतर पूरी ताकत से बना रहता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 2525 किलोमीटर। ये कोई छोटी दूरी नहीं है, ये गंगा नदी की कुल लंबाई है। इस चौंका देने वाले विस्तार के पीछे करोड़ों लोगों का जीवन और उनकी आजीविका छिपी है, जो इसे भारत की सबसे लंबी नदी बनाती है। सच कहूं तो गंगा का असर किसी नई दुनिया को रचने जैसा है। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में शुरुआत करके जब ये देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, तब जाकर ये अपना असली रूप गंगा धारण करती है। यमुना और कोसी जैसी बड़ी सहायक नदियों के साथ मिलकर ये न सिर्फ देश के सबसे उपजाऊ मैदानों को गढ़ती है, बल्कि सुंदरवन जैसे दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण भी करती है। ये अपने आप में कुदरत का एक चमत्कार है। अब जरा सिंधु नदी के अनोखे सफर को देखिए। 3180 किलोमीटर लंबी ये विशाल जलधारा तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है और लद्दाख की दुर्गम बर्फीली ऊंचाइयों का सीना चीरते हुए आगे बढ़ती है। झेलम और चिनाब जैसी इसकी सहायक नदियां पूरे उत्तर पश्चिम क्षेत्र के लिए पानी का एक बेहद अहम नेटवर्क तैयार करती हैं। और ब्रह्मपुत्र की कहानी तो सच में जादुई है। ये नदी सीमाओं के साथ अपना नाम और रूप दोनों बदल लेती है। मानसरोवर के पास चांगपो बनकर शुरू होती है, अरुणाचल प्रदेश से भारत में दाखिल होती है, असम की घाटियों में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और फिर जब ये अंततः बांग्लादेश पहुंचती है तो ये जमुना में बदल जाती है। लगभग 2900 किलोमीटर का ये सफर इसकी असीम शक्ति को साफ झलकाता है। चलिए अब बर्फ से ढकी चोटियों से थोड़ा दक्षिण की ओर चलते हैं। यहां हम अपने दूसरे दिग्गज सिस्टम से मिलेंगे, प्राचीन और लचीली प्रायद्वीपीय नदियां। ये वो नदियां हैं जो सदियों से इस भूगोल की एक मजबूत धुरी रही हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। हिमालयी नदियों के बिल्कुल उलट इन नदियों का जीवन चक्र मॉनसून के साथ धड़कता है। गर्मियों में इनका जल स्तर काफी कम हो जाता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भूवैज्ञानिक नजरिए से ये प्रायद्वीपीय नदियां हिमालयी नदियों से भी लाखों साल पुरानी हैं। ये रहे हमारे दक्षिण के असली प्राचीन हीरो, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा और महानदी। ये कोई आम जलधाराएं नहीं हैं।
इन्होंने सदियों से मध्य और दक्षिण भारत की भूमि, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को अपने हाथों से गढ़ा है। इनमें गोदावरी का सांस्कृतिक रुतबा बहुत विशाल है। 1465 किलोमीटर की लंबाई के साथ यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे इतने सम्मान से देखा जाता है कि लोग इसे प्यार से दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा बुलाते हैं, जिसका महत्व उत्तर की गंगा के ही बराबर माना जाता है। भौगोलिक नजरिए से देखें तो नर्मदा की कहानी सबसे ज्यादा ड्रामेटिक है। प्रायद्वीप की ज्यादातर नदियां पूर्व की तरफ जाती हैं, लेकिन 1312 किलोमीटर लंबी ये नदी रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी के गहरे पहाड़ों के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए पश्चिम की ओर बहती है और सीधा अरब सागर में जा मिलती है, बिल्कुल एक बागी नदी की तरह। वहीं महानदी प्राचीन भूगोल और आधुनिक इंजीनियरिंग का एक शानदार संगम है। 851 किलोमीटर लंबी ये नदी सच में एक इकोनॉमिक पावर हाउस है। सोचिए, दुनिया का सबसे लंबा बांध हीराकुंड इसी के सीने पर बना हुआ है, जो लाखों लोगों के लिए सिंचाई और बिजली का मुख्य स्रोत है। तो अब समय आ गया है इन दोनों महाकाव्य जैसी ताकतों को आमने सामने रखने का। देखते हैं कि हिमालय और प्रायद्वीप की नदियां एक दूसरे से कितनी अलग हैं और ये अंतर कैसे हमारे देश को चलाता है। सबसे बड़ा फर्क इनकी जान में है। एक तरफ वो विशाल हिमालयी नदियां हैं जिन्हें पिघलते ग्लेशियर और बारिश दोनों का साथ मिलता है, इसलिए वो साल भर पूरे उफान पर रहती हैं। और दूसरी तरफ है मौसम के साथ ढलने वाला गजब का लचीलापन, जहां प्रायद्वीपीय नदियां पूरी तरह से मानसूनी बारिश की लय पर निर्भर करती हैं। इन भौगोलिक तथ्यों पर गौर करें तो चीजें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। हर नदी का उद्गम, उसका सफर और उसका अंत अपने आप में एक पूरी सभ्यता का नक्शा तैयार करता है। चाहे उत्तर में गंगा और यमुना के किनारे बसे वाराणसी और दिल्ली जैसे महानगर हों, या फिर दक्षिण में ताप्ती और कावेरी के तट पर बसे सूरत और तिरुचिरापल्ली जैसे प्रमुख केंद्र, इन नदियों के बिना इन शहरों के वजूद की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन जाते जाते एक बहुत बड़ा और थोड़ा डराने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जिस तरह से मौसम का मिजाज बदल रहा है, मॉनसून का चक्र अनिश्चित हो गया है और बर्फ के वो विशाल ग्लेशियर धीरे धीरे सिकुड़ रहे हैं, तो पूरे उपमहाद्वीप को जीवन देने वाली इन विशाल ताकतों का अंतिम भविष्य आखिर क्या होगा? आज समय आ गया है कि हम इन जीवन रेखाओं को सिर्फ पानी का स्रोत न मानें, बल्कि इनकी रक्षा करें, क्योंकि भारत की ये महान नदियां सिर्फ प्रकृति का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व का आधार हैं।